हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हम सब के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए एटॉमिक फिजिक्स पर ही दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं। इसमें भी हम एमसीक्यूज के थ्रू ही ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। हमने पहले वीडियो में आपके जीमन इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, पाशन-बैक, स्टार्क इफेक्ट और उसके बाद हमने और भी कुछ और कॉन्सेप्ट्स को कवर करने की कोशिश की थी। आपके ढेर सारे व्यूज आए हैं, ढेर सारे कमेंट्स और लाइक्स आए हैं, पर फिर भी कुछ ऐसे नए विद्यार्थी जुड़े जिन्होंने कहा कि सर आपके चैनल पे मैं पहली बार आ रहा हूँ और उनका बहुत लेट हो चुका है, बहुत डिले हो चुका है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने क्लासमेट से, अपने जूनियर से इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो, क्योंकि फाइनल ईयर पे वीडियोस वैसे ही बहुत कम बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आपका जो पहला क्वेश्चन हुआ कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ड्यू टू एलएस एंड जेजे कपलिंग आर क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, सेम होते हैं, चाहे आप एलएस कपलिंग करिए चाहे जेजे कपलिंग कीजिए, दोनों के करस्पॉन्डिंग आपके नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस सेम आएंगे। ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि आपने दोनों कपलिंग स्कीम भी पढ़ा है और दोनों कपलिंग स्कीम में जब आप जेजे कपलिंग पढ़ेंगे तो आपको एक कंफ्यूजन होगी कि जेजे कपलिंग में कभी कभार ऐसा होता है कि दो लेवल्स की एनर्जी सेम हो जाती है। एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, जे वैल्यूज पर। ठीक है, 2aj+1 ये एनर्जी का वैल्यू होता है। तो अगर एनर्जी वैल्यू सेम हो गई तो क्या होगा, दो लेवल्स की एनर्जी वैल्यू सेम हो गई तो उनके करस्पॉन्डिंग जो ट्रांजिशन होगी उसके करस्पॉन्डिंग सिर्फ एक लाइन मिलेगी। ठीक है, लेकिन असल में वो दो लाइन्स है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछता है क्योंकि जब आप जेजे कपलिंग कहीं पे पढ़िएगा तो आपको 6 ही 7 लाइन दिखेंगी, एलएस कपलिंग पढ़िएगा तो 12 लाइंस दिख जाएंगी। फिर आप बोलिएगा ये तो डिफरेंट है। सेम टाइप के एटम के लिए, ठीक है, सेम एटम के लिए p1 p2 इलेक्ट्रॉन के लिए आप जब कीजिएगा p1 p2 के लिए एलएस कीजिए, जेजे कीजिए, हो सकता है डिफरेंट आ जाए, पर होता क्या है, सेम होता है। ठीक है, चलिए इन इन्वर्टेड मल्टीप्लेट, जिसे भी पता है आंसर दे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल मल्टीप्लेट होता है और इन्वर्टेड मल्टीप्लेट होता है। यूनिवर्सिटीज में क्वेश्चन भी पूछा है 2 नंबर में, कभी कभी 5 नंबर में पूछता है कि नॉर्मल और इन्वर्टेड मल्टीप्लेट्स क्या हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस क्या है, लोअर जे वैल्यूज लाई लोअर, यानी कि लोअर जे वैल्यूज वो नीचे लाई करें, वो इन्वर्टेड मल्टीप्लेट है। हायर जे वैल्यूज लाई लोअर, हायर जे वैल्यू नीचे लाई करे, वो इन्वर्टेड मल्टीप्लेट है। लोअर जे एल वैल्यूज लाई हायर, ये इन्वर्टेड मल्टीप्लेट है। और चौथा तो नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू कहाँ लाई करती है। जैसे एग्जांपल के लिए n वैल्यूज जब आप बनाते हैं, n वैल्यूज, तो आप क्या बनाते हैं, n इज इक्वल्स टू 1 यहाँ बनाते हैं, n इज इक्वल्स टू 2 यहाँ बनाते हैं, 3 यहाँ बनाते हैं। एनर्जी इंक्रीज करती है, n वैल्यू भी इंक्रीज करती है, यानी लोअर n वैल्यू लाइज लोअर, लोअर n वैल्यूज लाइज लोअर, हायर n वैल्यूज लाइज हायर। ठीक है, ऐसा ही जब आपने पढ़ा होगा एलएस कपलिंग, जेजे कपलिंग, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जे की वैल्यूज आती हैं, जे इज इक्वल्स टू 0 1 2 3, तो कैसे लिखते हैं, 2 1 0 लिखते हैं या फिर 0 1 2 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यही चीज याद करना है। और इसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, इन्वर्टेड मल्टीप्लेट में क्या होता है। ठीक, चलिए मैं आपको बताता हूं। इन्वर्टेड मल्टीप्लेट में क्या होता है कि आपका हायर जे वैल्यू जो होता है वो नीचे लाई करता है। आमतौर पे जो नॉर्मल मल्टीप्लेट होता है, नॉर्मल मल्टीप्लेट, उसमें लोअर जे वैल्यू नीचे लाई करती है, यानी जे इज इक्वल्स टू 0 होगा, जे इज इक्वल्स टू 1 होगा, जे इज इक्वल्स टू 2 होगा, इस तरीके से रहेगा। लेकिन इन्वर्टेड मल्टीप्लेट में हायर जे वैल्यूज लाइज लोअर,
क्लियर है? हायर जे वैल्यूज लाइज लोअर। क्लियर है? क्लियर है बात? तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इन्वर्टेड मल्टीप्लेट भी आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ है और इस पर ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। जिसने मेरा कल का लेक्चर देखा है कम से कम वो तो इसका जवाब दे सकता है। ठीक है, और आराम से दे सकता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हर एक बंदा जिसने वीडियो देखा है मेरा कल का, वो इसका जवाब दे, और जवाब दे मेरे आंसर देने से पहले। ठीक, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? बी। इंटरैक्शन एनर्जी फॉर नॉर्मल जीमन इफेक्ट इज। कल मैंने आपको नॉर्मल जीमन इफेक्ट, एनोमलस जीमन इफेक्ट, पाशन बैक इफेक्ट, इन तीनों की इंटरैक्शन एनर्जी बताई थी। ठीक है, आपको अगर याद है तो बताइए इंटरैक्शन एनर्जी नॉर्मल जीमन इफेक्ट में क्या होगी? ठीक है, होपफुली आपने आंसर दे दिया होगा। क्या होगी? म्यू एल इंटू बी। क्यों होती है? क्यों होती है ऐसा? इसलिए क्योंकि नॉर्मल जीमन में एल वैल्यू ही होती है, जे वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी एल प्लस एस होती ही नहीं है। ठीक है, एस होता ही नहीं है, इसलिए जे का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, इसलिए म्यू एल इंटू बी ही होता है इंटरैक्शन एनर्जी। इसी तरीके से अगर आपसे एनोमलस जीमन इफेक्ट में पूछ देता तो ये वाला आंसर होता, म्यू जे इंटू बी। क्लियर है? याद आ रहा है? चलिए पाशन बैक के लिए भी याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब इसे मिटाते हैं हम, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसे मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, चौथा जो आपका क्वेश्चन पूछा है, फोर्थ क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है जी फैक्टर फॉर ऑर्बिटल मोशन, यानी s इज इक्वल्स टू 0 एंड स्पिन मोशन l इज इक्वल्स टू 0 आर। s इज इक्वल्स टू 0 हो, l इज इक्वल्स टू 0 हो तो g फैक्टर क्या होगा? आप जानते हैं g फैक्टर क्या होता है? लैंडिस जी फैक्टर आप डिफाइन करते हैं, g इज इक्वल्स टू 1 प्लस जे प्लस 1 प्लस एस प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स जे प्लस 1 से। ये चीज आपने डिफाइन कहाँ की थी? ये चीज आपने डिफाइन की है जब आप पढ़ रहे थे एनोमलस जीमन इफेक्ट। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये चीज शुरू से आपके साथ थी। जब आपने एल की वैल्यू लिखी, आपने इंटरैक्शन एनर्जी पढ़ी होगी, है ना? स्पिन ऑर्बिट कपलिंग में इंटरैक्शन एनर्जी ये पढ़ा आपने, म्यू एल इंटू बी, म्यू एल डॉट बी। इसमें भी जी फैक्टर था, इसमें भी जी फैक्टर था। आपने ये पढ़ा म्यू एस डॉट बी, इसमें भी जी फैक्टर था। म्यू जे डॉट बी, इसमें भी जी फैक्टर था। हर जगह जी फैक्टर है। ठीक है, तो जब एल था, सिर्फ आप ऑर्बिटल के लिए बात करते थे, तब जी फैक्टर क्या था? जब आप सिर्फ स्पिन के लिए बात करते थे तो जी फैक्टर क्या था? जब आप दोनों के लिए बात करेंगे तो जी फैक्टर क्या होगा? ठीक है, तो जब जे वैल्यू के लिए बात करेंगे तो जी फैक्टर यहां से निकालेंगे। अभी एल और एस का क्या मतलब है? देखिए, अगर आपने सिर्फ ऑर्बिटल मोशन को कंसीडर किया है, यानी आपके पास सिर्फ और सिर्फ एल वैल्यू है, एस वैल्यू नहीं है, तो स्पिन क्या होगा? ठीक, आपको बताएं, ऐसे आप लिखते थे, म्यू एल इज इक्वल्स टू ई अपॉन 2m वेक्टर एल। याद आ रहा है? ई अपॉन 2m वेक्टर एल। और ऐसे ही म्यू एस इज इक्वल्स टू 2e अपॉन 2m वेक्टर एस लिख देते थे। याद आ रहा है? अभी हम आपको बताएंगे ये किसके लिए लिखते थे। आप बोलते थे इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ 2 का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। क्यों हो जाता है? काहे हो जाता है? कैसे हो जाता है? क्यों हो जाता है? हा? जब आप पढ़ते हैं वो जीमन इफेक्ट, एनोमलस जीमन इफेक्ट, तो जो म्यू जे आता है, म्यू जे, वो आता है जी
E/2m वेक्टर j, यहां पर g आता है और यहीं पर आपको बताया जाता है कि ये g जो है वो आपका लैंडी जी फैक्टर है। लेकिन बात ये नहीं है, यहां से शुरू था कहानी, ठीक है। यहां पर g फैक्टर क्या है 1, यहां पर g फैक्टर क्या है 2। याद आ गया होगा, इतना याद आ गया होगा। तो जब आप इलेक्ट्रॉन के मोशन की, स्पिन मोशन की बात करते हैं तो आपको जी फैक्टर क्या मिला 2 मिला। जब आप सिर्फ ऑर्बिटल मोशन की बात कर रहे थे तो जी फैक्टर क्या मिला था 1 मिला था। वही पूछ रहा है ऑर्बिटल मोशन के लिए s इज इक्वल्स टू 0 के लिए और स्पिन मोशन l इज इक्वल्स टू 0 के लिए जी फैक्टर क्या है 1 और 2। आंसर तो आपको मिल गया 1 और 2। लेकिन आपको एक और चीज पता चल गई कि ये जो आप μs लिख रहे थे उसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही नहीं कर देते थे, इसलिए कर देते थे क्योंकि उसका जी फैक्टर 2 है, ठीक है। इंटरेक्शन एनर्जी निकाला तो उसके लिए जी फैक्टर एक आ गया और वो जी फैक्टर 2 था। यहां से भी आप पुट करके देख सकते हैं। आइए दिखाते हैं आपको, ये हटा देते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आप सिर्फ स्पिन की बात करें तो स्पिन के लिए L इज इक्वल्स टू 0 है। L इज इक्वल्स टू अगर 0 हो गया तो J इज इक्वल्स टू L प्लस S से L 0 तो S इज इक्वल्स टू J। S अगर J के बराबर है तो आइए इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। G क्या आ जाएगा 1 प्लस SS प्लस 1 प्लस SS प्लस 1 माइनस 0 अपॉन 2 टाइम्स SS प्लस 1। S को J के बराबर रख दिया है, क्लियर है। देखिए ये भी 2 टाइम्स S प्लस 1, ये भी 2 टाइम्स SS प्लस 1, तो G क्या आ गया 1 प्लस 1 यानी 2। इलेक्ट्रॉन के लिए G फैक्टर 2। ऑर्बिटल मोशन कर देंगे तो S 0 हो जाएगा और L इज इक्वल्स टू J हो जाएगा, ठीक है। और L इज इक्वल्स टू J हो जाएगा तो J इंटू J प्लस 1 यानी L इंटू L प्लस 1 माइनस L इंटू L प्लस 1, ये दोनों मिलकर 0 कर देगा इस टर्म को। G क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है, क्यों होता है याद आ गया, समझ आ गया, क्लियर है ना। चलिए ये चीज तो क्लियर हो गई। अगला G फैक्टर फॉर 2p1/2। अगर ऐसा टर्म दे दिया बहुत चांस है कि G फैक्टर पूछ ले आपसे, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि G फैक्टर पूछ ले। आसान है, ठीक है, G फैक्टर पूछना आसान है। आइए निकालते हैं। मान लीजिए आपको कोई टर्म दे देता है। अच्छा अब देखिए एक और चीज, मान लीजिए आपसे बोल देता है s ऑर्बिट यानी 2s 1/2, 2s 1/2 s ऑर्बिट है, ठीक। आपसे बोल देता है अगर G फैक्टर फॉर 2s 1/2, ठीक है। पहले हम निकालते हैं फिर आपको बताते हैं कि कहानी आखिर शुरू कहां से हुई थी खत्म कहां हुई, ठीक है। देखिए 2s 1/2 के लिए 2p 1/2 के लिए हम बाद में निकालेंगे या फिर आप ही निकाल के बता दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर आप 5 का आंसर आप कमेंट कीजिए। कौन सा आंसर होगा आपको खुद कमेंट करना है। हम 2s 1/2 के लिए निकालते हैं, ठीक है। देखिएगा 2s 1/2, इसमें ये r, ये क्या है r है मल्टीप्लिसिटी, जिसकी वैल्यू होती है 2s प्लस 1, ठीक है। इसमें s जो है वो दूसरा s है, ठीक है, ये वाला s नहीं है। तो इसके लिए s क्या आ जाएगा, s आ जाएगा 1/2। देखिए 2 - 1 1 और अपॉन 2 1/2 आ जाएगा। तो s वैल्यू आ गई आपकी 1/2। j क्या है, j है आपका 1/2। देखिए ये j क्या है 1/2, ठीक। l क्या है, l 0। s ऑर्बिट के लिए l क्या होता है 0, तो l 0 हो गया। आप इसको स्मॉल s कर दीजिए, ठीक है, टेंशन ही खत्म हो जाएगी। स्मॉल s आपका 1/2 हो गया और l 0 और j इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। आइए g वैल्यू निकालते हैं। g फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस j 1/2 प्लस 1 j प्लस 1, क्लियर है, प्लस s 1/2 प्लस 1 माइनस l प्लस 1 0 इंटू 0 प्लस 1 0 अपॉन 2 टाइम्स 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1। नीचे भी 1/2 प्लस 1 2 टाइम्स आया है, ऊपर भी 2 टाइम्स आया है, कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2।
G इज इक्वल्स टू 2 आ गया, ठीक है। मेहनत बहुत हुई लेकिन आया क्या, 2। क्यों आ गया, क्योंकि L क्या था आपका, 0 था। याद रखिए, याद रखिएगा, बता दे रहे हैं आपको, याद रखिएगा, ट्रिक समझिए या जो कुछ भी समझिए, अगर L 0 है तो S J के बराबर हो जाएगा, S J के बराबर हो जाएगा तो G हमेशा 2 आएगा। इसलिए कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम में S ऑर्बिट से रिलेटेड, ठीक है, S कैपिटल S टर्म वैल्यू S से रिलेटेड कभी भी G फैक्टर पूछ दिया तो उसके लिए G फैक्टर 2 लगाकर आ जाइए आंख बंद करके। क्लियर है, G इज इक्वल टू 2 लगाकर आ जाइए, आपका ये 3S समथिंग दे दिया, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग होगा, कितना होगा ये देखिएगा, 2S प्लस 1, ठीक, इज इक्वल टू 3 माइनस S इज इक्वल टू 1, S इज इक्वल टू 1 हो गया तो ये 3S1 आएगा, एक टर्म आएगा 3S1, ठीक। टर्म का आना तो फिक्स है कि टर्म कैसे आएगा, क्लियर है, टर्म तो ऐसे ही आएगा, और हर टर्म के लिए अगर S है, आपका L वैल्यू S है, तो ये G फैक्टर क्या आएगा, 2 आएगा। ट्रिक समझिए या नियम समझिए, आप जो कुछ समझिए, G फैक्टर आपको 2 लिख के आना है अगर S ऑर्बिट दे दिया तो। क्लियर है, बात सही है। चलिए इसका 5th का आंसर आप कमेंट कीजिएगा क्या होगा, ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार है, मैं आंसर आपको बता दूंगा कमेंट में ही, ठीक है, मैं आपको आंसर कमेंट में ही बता दूंगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, स्पेस क्वांटाइजेशन मींस, स्पेस क्वांटाइजेशन का क्या मतलब होता है। आपने वेक्टर एटम मॉडल पढ़ा, फिर आपने स्पेस क्वांटाइजेशन पढ़ा होगा उसमें, उसके बाद पढ़ा होगा स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस, ठीक है। तो देखिए वेक्टर एटम मॉडल, जब आपका सोमरफेल्ड मॉडल आया था तो सोमरफेल्ड मॉडल ने क्या कहा, कहा कि एटम है, उसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर जो ऑर्बिट्स हैं वो ऑर्बिट सर्कुलर हो ऐसा जरूरी नहीं, वो जनरली क्या होती हैं, एलिप्टिकल होती हैं। तो एलिप्टिकल ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट से उन्होंने एक चीज तो क्लियर कर दी कि सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं होता है, एक और क्वांटम नंबर होता है के, एंगुलर क्वांटम नंबर, ठीक है, और ये कैसे बदलता है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे बदलता है। और इस के करस्पॉन्डिंग एक आता है क्वांटम नंबर जो आप कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये होता है 0 1 2 3 4, ठीक है। तो L को क्या कहते हैं, L इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू n-1, याद आ रहा है, L 0 से n-1 तक बदलता है, ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं। K क्या हो सकता है, मान लीजिए n इज इक्वल टू 2 है तो K क्या होगा, K होगा 1 2, n इज इक्वल टू 2 है तो L क्या होगा, 0 1, कौन कौन सी ऑर्बिट, S ऑर्बिट P ऑर्बिट, ठीक है, ऑर्बिट या ऑर्बिटल आप जो भी कहिए, ठीक है। तो बोला कि सिर्फ n इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग एक तो गोला मत बनाओ, इसमें 2 ऑर्बिट्स हैं S और P, दोनों का अलग अलग शेप है, एक का ऐसे सर्कुलर हो जाएगा, एक का ऐसे एलिप्टिकल हो जाएगा, 2 ऑर्बिट्स हैं। तो उन्होंने ये तो बता दिया कि एक n के करस्पॉन्डिंग कई सारे ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं, लेकिन उनकी एनर्जी का जो एक्सप्रेशन था वो सेम था, यानी कि एनर्जी जो आपकी आ रही थी वो आ रही थी आपकी, क्या बोलते हैं उसको, डीजेनरेट एनर्जी, ठीक है। तो उस एनर्जी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि मास जो आपका है वो रिलेटिविस्टिक मास है, और जैसे ही रिलेटिविस्टिक मास का कॉन्सेप्ट ले आए उनका तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्लियर है, याद आ रहा है। तो सोमरफेल्ड की कहानी ये है, ठीक। अब देखिए सोमरफेल्ड में कमी क्या थी, प्रॉब्लम क्या थी, सोमरफेल्ड फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, सोमरफेल्ड भी फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। इनके करस्पॉन्डिंग जो लाइंस आ रही थी वो लाइंस अब भी कम थी, तो क्या ले आया गया, इंट्रोड्यूस किया गया वेक्टर एटम मॉडल। और वेक्टर एटम मॉडल क्या बोलता है, वेक्टर एटम मॉडल बोलता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्वांटाइज्ड हो सकता है। तो कोई इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे मूव कर रहा है
किसी किसी न्यूक्लियस के चारों ओर, तो उसके लिए पॉसिबल कितने स्पेस हैं? 3। ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों क्वांटाइज्ड, यानी आर थीटा फाई तीनों क्वांटाइज्ड। ठीक है, तो यहां से बात आती है स्पेस की, और स्पेस क्वांटाइज्ड मतलब इसको दिखाने के लिए आप बोले एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम आपका आ गया एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल। ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्या करता है? इस एंगुलर मोमेंटम वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एल एक्स, एल वाई, एल जेड, और वो तीनों के तीनों दिखा देंगे आपके तीनों कंपोनेंट्स को, स्पेस को। ठीक, अब पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा स्पेस क्वांटाइजेशन मीन्स, स्पेस क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? द होल स्पेस इज क्वांटाइज्ड, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इज क्वांटाइज्ड, द स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इज क्वांटाइज्ड, या द कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंड स्पिन, मतलब एंड स्पिन लिख दिया, एक ही में कर दिया है, स्पिन मोमेंटम वेक्टर अलोंग मैग्नेटिक फील्ड इज क्वांटाइज्ड। आंसर बताइएगा, जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है उनको आंसर तुरंत दिख गया होगा। आप आंसर कमेंट कीजिए, बताइए, आपको पता चल गया होगा कि आंसर आपका होगा डी। ठीक, ये जो एल वेक्टर है, इस एल वेक्टर का आप ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते। इसको ऑब्जर्व करने के लिए क्या करना होगा? आपको एक मैग्नेटिक फील्ड लगाना होगा। और स्पेस क्वांटाइजेशन क्या कहता है? स्पेस क्वांटाइजेशन कहता है कि आपने अगर z डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, एल वेक्टर कुछ इस तरीके से है। ठीक, तो एल जो है इसका जो प्रोजेक्शन होगा z के डायरेक्शन में, यानी LZ, z के डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन होगा, z कंपोनेंट ऑफ l, ठीक है, वो क्या होगा? वो क्वांटाइज्ड होगा। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल मोशन या फिर स्पिन का भी रहेगा। ठीक है, आपने अगर एस वेक्टर ले लिया है तो एस जेड, स्पिन कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिट एंड स्पिन मोमेंटम वेक्टर अलोंग मैग्नेटिक फील्ड इज क्वांटाइज्ड। क्लियर है? तो क्या करते हैं आप, ये थीटा होता है, अब आप बोलते हैं एलजेड क्या हो सकता है? एमएल एच क्रॉस। ठीक है, एलजेड क्या हो सकता है? एमएल एच क्रॉस। और ये एमएल क्या होता है? एमएल को आप बोलते हैं मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ठीक, इसी के करस्पॉन्डिंग आता है एसजेड, एसजेड को आप बोलते हैं एमएस एच क्रॉस। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, और देखिए एमएल की क्या वैल्यूज हो सकती हैं? हो सकती है माइनस एल, मान लीजिए किसी एल के लिए माइनस एल टू प्लस एल, माइनस एल से प्लस एल तक की वैल्यूज हो सकती हैं, इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, इंक्लूडिंग जीरो, माइनस एल से प्लस एल तक की। ठीक है, तो देखिए इतनी चीजें आपको स्पेस क्वांटाइजेशन में जाननी होती हैं। ठीक, चलिए इसी पे बेस्ड है आपका अगला 2 क्वेश्चन। क्या बोलता है? बोल रहा है अकॉर्डिंग टू स्पेस क्वांटाइजेशन द प्रोजेक्शन ऑफ ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L कैन टेक दिस मच वैल्यूज। कितनी वैल्यूज ले सकता है? ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कितनी वैल्यूज ले सकता है? आप जानते हैं कितनी ले सकता है? LZ कितनी वैल्यूज ले सकता है? ML वैल्यूज ले सकता है। ठीक है, ML वैल्यूज ले सकता है। और ML कितने होते हैं? 2L + 1। जैसे मान लीजिए L = आप 2 ले लेते हैं, तो ML क्या होगा? ML होगा -2 -1 0 1 2, 1 2 3 4 5। L = 2 है तो ML 5 आया, 2 × 2 + 1। क्लियर है? अगर आप L = 1 लेंगे तो ML कितना आएगा? 3 -1 0 + 1। ठीक है, तो 3 आएगा ML 3, 2L + 1। तो कितनी वैल्यूज ले सकता है? 2L + 1। ठीक, इसी तरह से आप बोलते हैं कि SZ कितनी वैल्यूज ले सकता है? अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू स्पेस क्वांटाइजेशन द प्रोजेक्शन ऑफ ऑर्बिटल क्वांटम नंबर S कैन टेक दिस मच वैल्यूज। कितनी? 2S + 1। ठीक है, अब यहां पर दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि L तो बदल सकता है, L तो बदल सकता है, पर S की वैल्यू फिक्स होती है।
जो आपकी एस जेड होती है, एस की वैल्यू, एस जो होता है एस, एस किसी के लिए भी, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए एस की वैल्यू होती है 1/2, प्लस माइनस 1/2 नहीं होती है, कंफ्यूज मत होइएगा, प्लस माइनस 1/2 नहीं होती है, 1/2 होती है, ठीक है, 1/2 होती है। और एक एस के करस्पॉन्डिंग एम एस की कितनी वैल्यूज हो सकती है, 2s + 1, कितनी हो सकती है, 2s + 1, तो ये क्या होगा 2s + 1, कितनी वैल्यूज, 2 × 1/2 + 1, यानी कितना, 2 वैल्यूज। ms की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, 2 वैल्यूज, कहां से कहां तक, -s2 + s, ठीक है, -s से +s। अब देखिए इसमें क्या हो गया, -1/2 और +1/2, ठीक, क्यों, विद द डिफरेंस ऑफ यूनिटी, तो -1/2 में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, +1/2, तो डिफरेंस ऑफ यूनिटी, ml में भी डिफरेंस ऑफ यूनिटी था, यहां पे भी डिफरेंस ऑफ यूनिटी है। तो ms की आपकी 2 वैल्यूज हैं, पहली क्या है -1/2, दूसरी क्या है +1/2, क्लियर है, s की हमेशा एक ही वैल्यू होती है 1/2, ठीक है ना। चलिए अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसमें 2 चीजें आपकी क्लियर होंगी, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसमें आपकी 2 चीजें क्लियर करने की कोशिश करेंगे हम। देखिए लिखा है द मैग्नेटिक मोमेंट फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ सोडियम इज, ठीक है, ग्राउंड स्टेट ऑफ सोडियम इज, तो सोडियम का जो ग्राउंड स्टेट होता है, सोडियम का जो ग्राउंड स्टेट होता है, उसके लिए जो आपका टर्म वैल्यू आती है वो आती है 2s1/2, ठीक है, 2s1/2। अब देखिए इस 2s1/2 में आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है ग्राउंड स्टेट का, तो जो J वैल्यू है, ये J वैल्यू वो क्या है 1/2, क्लियर है, तो आपका वो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ J, मैग्नीट्यूड ऑफ J हो जाएगा आपका √JJ + 1 h कट, यानी कि 1/2 + 1 h कट 3/4 h कट, ठीक है, यानी √3/2 h कट, ये मैग्नीट्यूड ऑफ J हो गया, क्लियर है। तो एक चीज मैंने आपको ये क्लियर की कि मैग्नीट्यूड ऑफ J कैसे निकलेगा। दूसरी चीज मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है, मैग्नेटिक मोमेंट अभी आपको बताया है क्या होती है, μJ = GJ, ठीक है, G E/2m J मैग्नीट्यूड वेक्टर J, ठीक है, μJ = GJ E/2m वेक्टर J। μL के लिए क्या लिखे थे, μL के लिए लिखेंगे μL = G E/2m वेक्टर L, क्लियर है, वेक्टर L, यहां पर G क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है। इसी तरह μS के लिए क्या लिखेंगे, μS = G E/2m वेक्टर S, तो यहाँ G क्या हो जाता है 2 हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए वेक्टर J है, यहाँ मैग्नीट्यूड निकालना है, देखिए मैग्नीट्यूड निकालना है द मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नीट्यूड कर देंगे यहाँ पर μJ = G E/2m mod of J, क्लियर है, mod of J। अब mod of J आपने निकाल लिया है √3/2 h कट, लेकिन आपने G नहीं निकाला है, ठीक, G नहीं निकाला है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में G की वैल्यू क्या आएगी। देखिए टर्म वैल्यू है 2s1/2, आपको G की वैल्यू बताना है, कैलकुलेट कीजिए और बताइए। तो जो बंदा कैलकुलेट करना शुरू कर दिया है या चुपचाप बैठा है, जो चुपचाप बैठा है उसके लिए तो कोई बात नहीं भाई साहब, आप बैठे रहिए, देखते रहिए, मूवी चल रही है, ठीक। जो कैलकुलेट करने निकल गया उसको मेरी पुरानी बात भूल गई, ठीक है। मैंने क्या बोला था आपको, जहां कहीं भी आपको S दिखे G वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, आंख बंद करके 2 लगा दीजिए, ठीक।
देखिए जी वैल्यू क्या आ गई आपकी 2E/2m। मैग्नीट्यूड ऑफ जे क्या है √3/2 h कट। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या आ जाएगा आंसर आपका, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा EH कट अपॉन 2m इंटू √3 EH कट अपॉन 2m। क्लियर है। और कल ही आपको मैंने बताया है, पिछले ही लेक्चर में आपको बताया है कि EH कट अपॉन 2m की वैल्यू क्या होती है, इसी को हम क्या कहते हैं बोर मैग्नेटॉन। इसकी वैल्यू क्या होती है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखेंगे √3 म्यू बी। ठीक है, √3 म्यू बी। तो देखिए आपका आंसर क्या आ गया √3 म्यू बी। ठीक है, तो देखिए आज हमने कहां कहां से कवर किया है, जो हमने जी फैक्टर छोड़ दिया था आपके एनोमलस रीमन इफेक्ट में, उसको कवर कर लिया अच्छे से। फिर हमने क्या देखा, हमने वेक्टर एटम मॉडल, स्पेस क्वांटाइजेशन, और उसके बाद एल और एस का जो क्वांटाइजेशन होता है इस पे क्वेश्चन देखे। उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट पर भी एक क्वेश्चन देख लिया। ठीक है, तो हमारा कम से कम 50 to 60% कवर हो गया। ठीक है, अब आप सोचिए कि मैं आपको पढ़ाऊं द सोमरफेल्ड मॉडल इज दिस, मैं उस तरीके से आपको नहीं पढ़ाने वाला। ठीक है, उस लेवल के क्वेश्चंस आपके दिमाग में खुद बन जाने चाहिए। ठीक है, मैं बहुत सिंपल क्वेश्चंस नहीं कराने वाला कि सारे क्वेश्चंस में 25-30 क्वेश्चन करा दूं और उसको बस टिक लगाना रहे। ठीक है, वैसा मैं नहीं कराने वाला। ठीक, एक और बन सकता है इस पर वीडियो, हम कोशिश करेंगे। अगर नहीं मिल पाएगा क्वेश्चन तो इसको रोक कर मॉलिक्यूलर पे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, एक वीडियो ही मॉलिक्यूलर का रहेगा जिसमें हम सारा कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे, और जब इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो इस पर एक और वीडियो बन जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा लगभग सारा कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो के आपके 4-5 वीडियोस के प्लेलिस्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपका कोई भी सजेशन हो, आपको कोई डाउट हो, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप मैसेज कीजिए, हमको व्हाट्सएप कीजिए, या फिर आप फेसबुक पे भी कर सकते हैं, फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं। बस आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे, अभी कल ही एक विद्यार्थी ने मुझसे कहा कि सर मेरे सारे दोस्त पढ़ते हैं आपसे, पर उन्होंने मुझे नहीं बताया था कि आप YouTube पर भी क्लासेस ले रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें आपका नुकसान नहीं है। आपके अगर 10 क्वेश्चन सही होंगे, उसके 10 सही होंगे, तो आपका एक नंबर नहीं काटा जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग वीडियो के लिए देखते हैं क्या बनता है, मॉलिक्यूलर बनता है या एटॉमिक पर ही एक वीडियो बनता है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।